नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जीव विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में, प्राणी जगत। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इस विशाल किंगडम को कैसे समझा जाए, मतलब प्राणियों को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। सोचिए जरा, 10 लाख से भी ज्यादा पहचानी गई प्राणी प्रजातियां। इनको बिना किसी सिस्टम के समझना तो भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहीं पर ये जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, इसकी अहमियत समझ आती है। बिल्कुल। और ये क्लासिफिकेशन सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में एक वैज्ञानिक तरीका है प्राणियों के बीच जो एवोल्यूशनरी रिश्ते हैं उनको समझने का, उनकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है ये जानने का। और हाँ, इससे जो नई स्पीशीज मिलती हैं उनको भी सही जगह रखने में मदद मिलती है। तो फिर चलिए समझते हैं ये वैज्ञानिक किस आधार पर प्राणियों को बांटते हैं। क्या है वो मेन पॉइंट्स? जानकारी तो यही कहती है कि प्राणियों की बनावट और साइज वो भले ही बहुत अलग हों। हाँ, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, पर फिर भी कुछ बेसिक समानताएं होती हैं, जैसे उनके संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ में तो बस सेल्स होती हैं, बिखरी हुई सी, कोशिकीय स्तर कहते हैं इसे, जैसे स्पंज में। हाँ, वो सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कुछ में सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, वो ऊतक स्तर हो गया है ना, जैसे सिलेंट्रेटा। बिल्कुल। और ज्यादातर में फिर टिश्यू से ऑर्गन्स और फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों में या केंचुओं में जी अंग तंत्र स्तर। जी, और ये संगठन का लेवल, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और जीने का तरीका दिखाता है। अंग तंत्र स्तर पर तो फिर स्पेसिफिक सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पूरा या अधूरा हो सकता है। हाँ, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी, खुला या बंद टाइप का। और सिमेट्री, सम्मिति, वो भी एक बड़ा आधार है, सही कहा। बिल्कुल, सिमेट्री बहुत जरूरी है। जैसे स्पंज, वो तो ज्यादातर असम्मित होते हैं, मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं। हाँ, एसिमेट्रिकल, उन्हें आप किसी भी प्लेन से बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। फिर आते हैं रेडियल सिमेट्री वाले, अरीय सम्मित, जैसे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। जी, उनको किसी भी सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले प्लेन से काटें तो बराबर हिस्से मिलते हैं, जैसे केक काटते हैं। और फिर सबसे कॉमन शायद बाइलेटरल सिमेट्री वाले, द्विपार्श्व सम्मित। हाँ, जैसे हम हैं या कीड़े मकोड़े, उन्हें सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, दायां और बायां। और ये अक्सर चलने फिरने और सिर के विकास से जुड़ा होता है ना? बिल्कुल, सेफलाइजेशन कहते हैं इसे। इसके अलावा भ्रूण की परतें भी देखी जाती हैं। अच्छा, वो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली बात। जी, 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, तो डिप्लोब्लास्टिक जैसे सीलेंट्रेटा। और अगर तीसरी मेसोडर्म भी हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर हम तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और देह गुहा मतलब सीलोम, उसकी क्या अहमियत है? सीलोम यानी बॉडी कैविटी, ये बॉडी वॉल और गट के बीच की जगह है जो मेसोडर्म से लाइंड हो सकती है। ये जरूरी है क्योंकि ये ऑर्गन्स को डेवलप होने और सपोर्ट के लिए जगह देती है। तो इसी आधार पर अगुह्य, कूटगुहिक, प्रगुही ये सब आते हैं। हाँ, जिनमें सीलोम नहीं वो एसीलोमेट, जिनमें झूठी सीलोम है वो स्यूडोसीलोमेट, और जिनमें असली सीलोम है वो सीलोमेट। और वो सेगमेंटेशन मतलब शरीर का खंडों में बटा होना, जैसे केंचुए में। और नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु। जी हाँ, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति ये भी बहुत बड़े आधार हैं वर्गीकरण के। नोटोकॉर्ड का होना या ना होना ही तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का मुख्य अंतर है। चलिए कुछ उदाहरण देखें इन ग्रुप्स के, जैसे फाइलम पोरिफेरा, स्पंज। जी, कितने सिंपल लगते हैं, कोशिकीय स्तर एसिमेट्रिकल, और वो वाटर कैनाल सिस्टम कितना अनोखा है। हाँ, बहुत बेसिक पर अपने आप में सफल। वहीं दूसरी तरफ देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा को। अरे हाँ, वो तो सबसे बड़ा फाइलम है। बिल्कुल, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ। इसमें कीड़े, मकड़ियाँ, क्रस्टेशियन सब आते हैं। धरती पर जितनी ज्ञात प्रजातियां हैं उनका 2/3 से ज्यादा तो यही हैं। बाप रे, इतनी ज्यादा। हाँ, इनका शरीर काइटिन के एक्सोस्केलेटन से ढका होता है, जॉइंटेड पैर होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये सीलोमेट होते हैं। कितना जबरदस्त फर्क है, कहाँ एकदम सिंपल स्पंज और कहाँ इतने कॉम्प्लेक्स और सफल आर्थ्रोपोड। बिल्कुल। और फिर आता है एक और बहुत महत्वपूर्ण फाइलम, कॉर्डेटा, जिसमें हम भी आते हैं। इनमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर 3 बेसिक चीजें जरूर मिलती हैं। एक नोटोकॉर्ड, वो रॉड जैसी संरचना। हाँ, एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड यानी पीठ की तरफ खोखली तंत्रिका रज्जू, और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनी क्लोम छिद्र। जी। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल
बाइलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोम होता है, और आमतौर पर बंद परिसंचरण तंत्र। और ये बात भी साफ है कि सारे वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकी कॉर्डेटा होते हैं। हाँ, पर सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स नहीं होते। एकदम सही। वर्टिब्रेट्स में वो जो एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड है वो बाद में वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। अच्छा। फिर वर्टिब्रेटा को आगे बांटा गया है जबड़ों के आधार पर, एग्नेथा बिना जबड़े वाले और नेथोस्टोमेटा जबड़े वाले। नेथोस्टोमेटा में फिर मुख्य रूप से पिसीज यानी मछलियां आती हैं, और टेट्रापोडा यानी 4 पैरों वाले। और टेट्रापोडा में ही हम सब हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया। हाँ, उभयचर, एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टिलिया, पक्षी एवीज और संधारी मेमेलिया। हर क्लास की अपनी खासियतें हैं। स्किन कैसी है, सांस कैसे लेते हैं, हार्ट में कितने चेंबर हैं, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के ये जो क्लासिफिकेशन है प्राणियों का, ये सिर्फ नाम रखना नहीं है, ये तो उनकी बनावट, उनके विकास, उनके आपसी रिश्तों को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। सिंपल सेलुलर लेवल से लेके हम जैसे जटिल ऑर्गन सिस्टम वालों तक सब इसमें फिट होते हैं। ये हमें धरती पर जीवन की जो ये गजब की विविधता है उसे एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने और सराहने का मौका देता है। एकदम। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है ना? क्या? कि जैसे जैसे नई तकनीकें आ रही हैं, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, नई खोजें हो रही हैं, तो क्या प्राणियों के आपसी रिश्तों के बारे में हमारी ये जो समझ है ये बदलेगी? हो सकता है। क्या ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहेगा या इसमें भी बदलाव होंगे? ये एक ऐसा फील्ड है जहां हमेशा कुछ नया जानने, कुछ नया खोजने की गुंजाइश बनी रहती है। दिलचस्प सवाल